Today we will start with chapter 12 friction, right? तो फ्रिक्शन किसे कहते हैं हम? जो हम डेली लाइफ में इसे हम महसूस करते हैं, राइट? नॉर्मली फ्रिक्शन क्या है कि कोई भी चीज को जो ओपोज करे, राइट? हमें कोई चीज ओपोज करेगी तब वहां पे क्या लगता है? फ्रिक्शन, राइट? जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी अम, अम, जो मोशन की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती है, राइट? तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यू माइट हैव सीन ए ड्राइवर ऑफ अ कार और ए ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट ए ट्रैफिक सिग्नल। You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. राइट? आपने देखा होगा कि ड्राइवर है, चाहे वो कार का हो, ट्रक का हो या कोई भी व्हीकल चलाता हो, ट्रैफिक सिग्नल के पास आके वो अपना जो व्हीकल है उसकी स्पीड क्या कर देता है? स्लो करता है, राइट? और इवन आप भी अगर बाइसिकल यूज कर रहे हो तो क्या करोगे? या तो उसके पेडल लगाना बंद कर दोगे या तो ब्रेक अप्लाई करोगे, राइट? पेडल बंद कर दोगे तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो कोई भी व्हीकल है उसकी स्पीड क्यों स्लो हो जाती है? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Right? Only vehicles ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे अगर मूव कर रहे होते हैं तो वो धीरे धीरे, अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो धीरे धीरे उसकी स्पीड है वो क्या होती जाएगी? स्लो होती जाएगी, राइट? अपने बॉल है अपने घर पे, भले ही स्मूथ सरफेस हो, उस पे आप उसे रोल करोगे तो धीरे धीरे जाके उसकी स्पीड स्लो होते वो स्टॉप हो जाएगा। तो वहां से आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, फिर भी उसकी जो स्पीड है वो क्यों स्लो हो गई? फाइनली इट स्टॉप मीन्स धीरे धीरे स्लो होते वो रुक जाएगा। हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? राइट? यही मैंने अभी बोला कि वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? बॉल स्टॉप हो जाता है। वाई डू वी स्लीप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? और आपने ये नोटिस किया होगा कि बनाना पील के ऊपर हमारा पैर आता है तो हम स्लीप क्यों हो जाते हैं? तो ये आपने, आप चल रहे हो तो आपके जो पैरों के और जो सरफेस है उसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। बट जब आपका एक पैर बनाना पील पे आता है तो क्या होता है कि वो सरफेस ज्यादा स्मूथ है और एक पैर पील पे होगा और दूसरा पैर जब आप उठाओगे तो वहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो नहीं लगेगा, क्योंकि एक पैर आपका ऊपर है और दूसरा पैर पील पे है, बनाना पील पे। इसलिए वहां से आपका जो फ्रिक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा सरफेस से और आप है वहां पे स्लिप होते हो। Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? कभी आपने नोटिस किया होगा कि कहीं पे भी सरफेस वेट यानी गीली हो तो वहां से आप स्मूथ सरफेस और वेट हो तब वहां पे आप जल्दी से फिसल जाते हो, बिकॉज वहां पे फ्रैक्शन जो होता है वो फ्रिक्शन वहां पे हमें नहीं मिलता, राइट? फ्रिक्शन है जो वो वहां पे अप्लाई नहीं होता है। You might find the answer to such question in this chapter. तो इन सभी क्वेश्चन के हमें आंसर, वो रीजन क्या है वो यहाँ हमें देखना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस तरह से अप्लाई होता है। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, फिगर 12.2a। आपने ए फिगर अब देखो, you observe that it stops after moving for some distance. Repeat this activity, pushing the book from the opposite direction. Does the book stop this time too? तो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि आप फिगर में देखो ए एंड बी। ए फिगर में आप सरफेस पे बुक, वहां पे आप अगर बुक को आप फोर्स अप्लाई करोगे, राइट, तो वो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। आप पुश करते हो बुक को तो वो थोड़ी दूर जाके अपने आप स्टॉप हो जाती है। यही एक्टिविटी आप
ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई करो। तो अब बी फिगर में देखो, जो ए में थी उससे ऑपोजिट साइड से आपने बुक को पुश किया, तो वहां पे भी थोड़ी आगे जाके वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। राइट, जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है वहां से आपने उसे पुश किया तो जो ब्राउन कलर जैसा दिखाया वहां तक जाके वो स्टॉप हो जाती है। Can you think of an explanation? Can we say that a force must be acting on the book, opposing its motion? This force is called the force of friction. तो आप यहाँ पे नोटिस करना कि जो सरफेस है उसका फ्रिक्शन फोर्स उस ये जो दो सरफेस हुई बुक की और जहाँ पे आपने बुक रखी है वो टेबल हो या फ्लोर हो, तो उन दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई होता है जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप देखो, फ्रिक्शन ओपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। तो इन दोनों के बीच में, सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. अगर आप फोर्स है वो लेफ्ट साइड से अप्लाई कर रहे हो तो फ्रिक्शन है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स राइट साइड से अप्लाई होगा। इफ यू अप्लाई द फोर्स along the right, the friction acts along the left direction. और अगर आप ऑपोजिट मीन्स राइट साइड से अगर फोर्स अप्लाई करोगे तब फ्रिक्शन है वो लेफ्ट साइड से लगेगा। इन बोथ केसेस द फोर्स ओपोज द मोशन ऑफ द बुक, यानी दोनों केसेस में ए एंड बी में जो फोर्स है राइट वो बुक की मोशन को क्या करेगा, ओपोज करेगा मीन्स उसकी जो स्पीड है उसे वो कम करेगा। राइट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ओपोज द अप्लाइड फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जो भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसे वो ओपोज करेगा मीन्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। इन द above activity the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table। तो यहाँ पे हमने जो एक्टिविटी देखी उसमें फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स वो किन दोनों के बीच में लगता है, सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेस? तो क्या सभी सरफेस पे इक्वली ही फ्रिक्शन लगता है? डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? या तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो जो सरफेस है उसकी स्मूथनेस पे डिपेंड करता है? तो लेट अस फाइंड आउट। तो ये हम यहाँ पे आगे एक्टिविटी में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो कौन से फैक्टर्स है वो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, राइट, किसकी इफेक्ट है वो फ्रिक्शन पे लगती है। तो यहाँ पे एक्टिविटी है 12.2, tie a string around a brick, pull the brick by a spring balance, you need to apply some force। राइट, आपने यहाँ फिगर में देखो एक ब्रिक, राइट, एक ईंट लगाई है और उसे स्प्रिंग बैलेंस के साथ अपने जोड़ा है और आप उसे नीचे से खींचने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हो। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बीइंग टू मूव। और जब ब्रिक मूव करती है तब स्प्रिंग बैलेंस पे आप रीडिंग नोट करो। राइट, यहाँ पे आपको रीडिंग दिखाई देगा। It gives you a measure of the force of friction between the surface of the brick and the floor। और ये जो रीडिंग है वो आपको जो आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाया है वो कितना है, सरफेस एंड ब्रिक ऑफ जो ब्रिक है वो और जो सरफेस है उन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन लगता है वो रीडिंग आपको दिखाएगा। Now wrap a piece of polythene around the brick and repeat the activity। और उसके बाद आप जब दूसरी बार करते हो तब ब्रिक के ऊपर आपको एक पॉलीथीन का बैग लगा देना है और उसके बाद वापस यही एक्टिविटी आपको करनी है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस? व्हाट माइट बी रीजन फॉर दिस डिफरेंस? तो आप दोनों टाइम है जो स्प्रिंग बैलेंस में
आपने वहाँ रीडिंग ऑब्जर्व किया तो उन दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिखाया। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय wrapping a piece of jute bag around the brick. What do you observe? और थर्ड टाइम जब आप करते हो तो जूट बैग, राइट, आप गेहूं और जिसमें बंद होके आते हो वो वाली बैग उसके ऊपर रैप करके वापस ये एक्टिविटी करो तो उसमें आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि तीनों टाइम है वो रीडिंग अलग अलग होगा, क्योंकि ब्रिक की नॉर्मली जो सरफेस होती है वो ज़्यादा स्मूथ नहीं होती। उसके बाद जब आप पॉलीथीन लगा रहे हो तब जाके वो सरफेस स्मूथ होगी, और उसके बाद जब आप जूट बैग लगाओगे तो वहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं होती है। इसलिए हर एक टाइम फ्रिक्शन है वो अलग अलग अप्लाई होगा। इसलिए आपका जो बैलेंस में जो रीडिंग है वो भी मेजरमेंट डिफरेंस होगा। New topic, spring balance. Spring balance is a device used for measuring the force acting on the object. तो स्प्रिंग बैलेंस का यूज है वो जो फोर्स अप्लाई होता है ऑब्जेक्ट पे उसे उसका मेजरमेंट लेने के लिए होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉल्ड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, राइट। वहाँ पे स्प्रिंग्स लगाई होती है तो कोई भी आप फोर्स वहाँ पे अप्लाई करोगे तब वो जाकर स्ट्रेच हो जाती है। Stretching of the spring is measured by a pointer moving on a graduated scale. तो यहाँ पे जो स्केल है, राइट, वहाँ पे ये हम आप ऑब्जेक्ट कनेक्ट करोगे तो यहाँ बीच में जो स्प्रिंग होती है उसके अप डाउन होने की वजह से यहाँ पे आपको रीडिंग दिखाई देगा। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और ये जो रीडिंग है वो क्या आपको बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द force. Now here one another activity, 12.3. Make an inclined plane on a smooth floor or on a table. You may use a wooden board supported by bricks. Right? Wooden board का भी आप use कर सकते हो। Bricks or books, put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil cell move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? तो आपने उसे मूव किया, उस पर फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद जो सेल है वो कब जाके रेस्ट पोजीशन में, मीन्स कब स्टॉप होता है, कितनी दूर जाके वो स्टॉप होता है। नोट डाउन द डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस आप नोट करो। नाउ स्प्रेड ए स्पीड पीस ऑफ क्लॉथ over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again. तो आप यहाँ पे फिगर में देखो, यहाँ एक टेबल के ऊपर देखो, दूसरी साइड से आप पेन रोल कर रहे हो और उसके बाद उसके ऊपर आपने एक क्लॉथ जो स्मूथ है और उसके बीच में रिंकल्स, राइट, एक भी ना हो उस तरह से उसको आपको टेबल पे बिछाना है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थीन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल, और उसके बाद आपको टेबल के ऊपर एक पतला सा सैंड, राइट, उसका एक लेयर बनाना है। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी, और आप एक्टिविटी में देखो उसी तरह का यहाँ पे जिस तरह से स्लोप अरेंज किया है उसी तरह से आपको वापस वही एक्टिविटी उतना ही स्लोप लगा के करनी है, राइट। इसकी वजह से देखो ये ऊपर से यहाँ से आप इसे मूव करोगे तो स्लोप की वजह से वो दूर तक जा सकती है, राइट। तो दोनों एक्टिविटी में यहाँ पे आपको इस तरह से स्लोप रखना है। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, तो किसमें डिस्टेंस कम कवर होगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जहाँ पे आपने सैंड रखी होगी क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है इसलिए डिस्टेंस कम कवर होगा। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, तो हर एक बार जो सेल से डिफरेंस कवर होता है वो अलग अलग क्यों होता है। ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट।
तो आपको ये एक्टिविटी करके अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करनी है। Thus the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है कि जो डिस्टेंस कवर करता है पेन वो उसकी सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यस, यहाँ पे हमने देखा ही है, राइट, कि जिस टाइप की सरफेस होती है उसी तरह से वो बीच में कितना फ्रिक्शन लगता है वो हम यहाँ से अलग अलग सरफेस से हम जान पाते हैं। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? और सरफेस कितनी स्मूथ है वो भी उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हमें क्वेश्चन कर रहा है तो हम इसका क्या आंसर देंगे कि यस, अगर स्मूथ सरफेस है तो वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, राइट। I shall try the activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell. Friction is caused by the irregularities on the two surface in contact. तो फ्रिक्शन किस तरह से आता है कि जो दो सरफेस है उसके कांटेक्ट पे इरेग्युलरिटीज, राइट, कांस्टेंट वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में कब रहेगा जब उसके बीच की जो सरफेस के बीच है वो स्मूथनेस ज्यादा होगी, राइट। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. और हम ये अभी ही मैंने बोला कि स्मूथनेस अगर हम ऐसी सरफेस ले पर तभी भी हम वो इतनी स्मॉल उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स और तो उसकी वजह से वो इरेग्युलरिटीज तो वहाँ पे होती ही है। अब फिगर 12.5 देखो, नीचे आपको दिखाया है जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ नहीं है। Irregularities on the two surfaces look into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. और कोई भी चीज है वो उस सरफेस के ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। On rough surface there are a larger number of irregularities. तो जो यहाँ पे फिगर है उसकी सरफेस आपको ये वाली से स्मूथ लगेगी, राइट। तो जो सरफेस है इरेग्युलरिटीज वाली है वहां पे आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इन अ रफ सरफेस इज इनवर्ड, मीन्स रफ सरफेस पे ज्यादा फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ता है। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in two surface. तो फ्रिक्शन किस तरह से होता है कि जो दो सरफेस है उन दो सरफेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग होता है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है वो इरेग्युलरिटीज मीन्स स्मूथनेस उसकी जो अगर कम होती जाए तो फ्रिक्शन क्या है ज्यादा होता है। इट इज obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. तो अगर दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कब ज्यादा होगा जब वो सरफेस है वो ज्यादा harder होगी। You can experience if it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. तो ये एग्जाम्पल से आप इजीली नोटिस कर सकते हो कि आपने एक मैट, राइट, चटाई बिछाई है तो उस पे कोई अगर बैठा होगा तो आपको वहां पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और अगर कोई नहीं होगा तो आप इजीली उसे मूव कर सकते हो। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another. तो हमने लेसन 11 में ही ये देखा था कि ऊपर वाली फिगर यहाँ पे देखो कि हमें जो फोर्स लगाते हैं, राइट, बॉक्स को मूव करने के लिए, तो अगर वो हैवी है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इफ यू मे नो सच एक्सपीरियंस गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। तो ये एक्टिविटी तो हम घर में भी कर सकते हैं। व्हाट इज इजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन। तो कौन सा
कौन सी पोजीशन में अगर बॉक्स होगा तो उसे मूव करना इजीली होगा। अगर वो बॉक्स है वो रेस्ट पोजीशन में है तब हम इजीली मूव कर पाएंगे, या अगर वो मोशन में है तो उसे थोड़ा ही हम फोर्स लगाएंगे तो वो आसानी से वहां से मूव कर सकेगा, राइट। द फोर्स रिक्वायर्ड टू overcome friction at the instant an object starts moving from rest is a measure of static force, sorry, static friction। तो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूविंग पोजीशन में है, तो स्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट पोजीशन में है और वहां से हमें मूव करना हो तो हम फोर्स उस पे अप्लाई करते हैं, तो वहां पे जो फ्रिक्शन है उन दोनों के बीच में वो कम होता है, तभी वो जाके मूव कर पाएगा। तो उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है जिसे कहते हैं स्टैटिक फोर्स। On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction। तो अगर कोई भी फोर्स है, राइट, वो ऑब्जेक्ट मूविंग है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगाना पड़ता है जो ऑलरेडी मूविंग पोजीशन में है, राइट, तो उसकी स्पीड है वो सेम स्पीड में रहने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor। तो अगर बॉक्स है वो स्लाइडिंग हम करेंगे तो उस दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है वो सरफेस में ज़्यादा हमें टाइम लगेगा नहीं, right? So the sliding friction is slightly smaller than the static friction। तो यहाँ पे हमें क्या जानने को मिला कि जो स्टैटिक फोर्स है उसमें जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या होगा, स्मॉलर, मीन्स कम होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी मूविंग कंडीशन में ही है, राइट। And you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started। मीन्स हम यहाँ पे जो बॉक्स है वो अगर मूव करता है तो उसे वो मोशन में है तो ऑलरेडी उस पर हम थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो भी वो आगे जाएगा, जबकि वो रेस्ट कंडीशन में होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल। तो फ्रिक्शन है, हम कॉमनली यही सोचते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी स्पीड है वो कम हो जाती है, इसलिए उससे हमारा लॉस ही होता है, पर ऐसा नहीं है। अगर सपोज आप स्पीड से कोई भी अपनी स्कूटर या बाइसिकल चला रहे हो और दूसरा कोई भी व्हीकल सामने आ जाए और हो सके कि आपकी ब्रेक ना हो, वहां फ्रिक्शन आप अप्लाई ना करो तो क्या हो सकता है, राइट, तो बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन है हमारे लिए एक एविल मीन हमारे लिए एक वरदान होगा, राइट। वहां अगर फ्रिक्शन नहीं लगा तो क्या हो सकता है, आप सपोज ऐसा सोचो, तो फ्रिक्शन है वो हमारे लिए, और कोई भी इक्विपमेंट है उसमें कितनी उसकी नेसेसिटी है, कितना जरूरी है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। इज इट easier to hold a kulhar, means earthen pot, or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a film ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, राइट। अगर उस सरफेस पे अगर ऑयल गिरा होगा तो आप उसे उठाओगे तो वो क्या हो जाएगी, फिसल जाएगी। वुड इट वुड इट बिकम इजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? तो वो अगर उस पे ऊपर ऑयल गिरा होगा तो हमें उठाने में आसानी होगी या हमें हम आसानी से उसे उठा नहीं पाएंगे, हमें डिफिकल्टी होगी?
Just think, would it be possible to hold the glass at all it there is no friction? तो ग्लास पे अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो हम उसे कैसे उठाएंगे? अगर फ्रिक्शन ना होगा तो क्या होगा? वो हमारे हाथ से फिसल कर नीचे गिर सकता है, राइट? तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो इजियर नहीं होगा, क्या होगा? डिफिकल्ट होगा. रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज to move or a wet muddy track or wet marble floor. Can you imagine being able to walk at all if there were no friction? आप अगर सोचो कि फ्रिक्शन ना हो तो आप किस तरह से मूव कर पाओगे? You could not write with pen or pencil if there is no friction, right? तो जो आपकी पेन है वो और पेज के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप लिख भी नहीं पाते. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rub of some chalk particles with stick to स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड, राइट? तो आपके टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड और चौक के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, राइट? इजी तो ही वो इजीली वहां पे लिख पाएंगे, वरना वहां पे आपने कभी देखा है कि क्लास में जब टीचर लिखते हैं तो वहां ऑयली पेचेस हो जाते हैं, कभी आपके हाथ से आपने नाश्ता किया हो और ब्लैक बोर्ड को छुआ हो तो वहां पे ऑयली पेचेस होंगे तो वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो वहां पे इजीली हम राइटिंग नहीं कर पाते, वहां से चौक फिसल जाता है, राइट? ये हमने क्लास में बहुत बार नोटिस किया है. कुड इट हैपन इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड द बोर्ड? तो चौक और बोर्ड के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो इस तरह से लिख पाएंगे.